नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण के बारे में। भारत भले ही तरक्की की राह पर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में कुपोषण के शिकार हर बच्चों में से एक भारतीय होता है और कुपोषण के शिकार बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी कई गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कुपोषण को समझते हैं। कैसे रखें अपने अपने बच्चे के खान पान का ख्याल, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो क्या आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं? अगर हाँ, तो बिना देर किए तुरंत नंबर मिलाएं अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। कुपोषण से जुड़ी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल कालका से पीडियाट्रिशियन डॉक्टर गगन सिंगला। डॉक्टर गगन, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हेलो। सबसे पहले डॉक्टर गगन हमें बताइए कि कुपोषण क्या है? कुपोषण का मतलब कुपोषण मतलब पोषण ठीक ढंग से ना होना। अगर बच्चे का पोषण ठीक नहीं हुआ तो उसको कुपोषण बोलते हैं। इसको नापने कई सारे तरीके हैं। जो सबसे प्रमुख हैं वो है वजन और या हाइट। वजन या हाइट बच्चे का ग्रोथ मतलब कि ठीक ढंग से ना होना, उसको हम कुपोषण बोलते हैं। जी, जैसे कि कुपोषण की समस्या भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और बच्चों में सबसे ज्यादा ये समस्या देखी जा रही है। इसकी क्या वजह है? कुपोषण एक गंभीर समस्या है। अगर हम सारी दुनिया की भी बात करें तो सारी दुनिया में कहा जाता है कि हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। कुपोषण बहुत डिफरेंट कैटेगरीज में आता है और क्योंकि भारत में पॉपुलेशन विश्व में हमें पता ही है कि हम दूसरे नंबर पे हैं और जिसको हम पहले नंबर पे होने वाले हैं, तो इस वजह से भारत में कुपोषण के बच्चों की जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। जी, तो जैसे कि आपने कहा है कि बच्चों में बहुत ज्यादा ये कुपोषण की समस्या है, पर कैसे किसी को समझ आएगा कि कुपोषण की समस्या बच्चे में है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुपोषण है बच्चे में, वो बहुत ही माइनर होता है, वो समझ नहीं आता है। तो कोई भी इंसान कुपोषण को कितना समझ पाएगा और वो कैसे? कुपोषण के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी बात कुपोषण की करते हैं हम बच्चों के बारे में ही करते हैं, बड़ों के बारे में नहीं करते। बिकॉज बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों में ही ग्रोथ होनी है, बच्चों का ही वजन बढ़ना है, हाइट बढ़नी है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो एक बार हाइट गेन कर गए हैं या अपना वजन पूरा कर जो एडल्ट बन गए हैं। तो बच्चों में क्योंकि अब डिफरेंट एजेस के साथ उनकी रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब भी उसकी जरूरत माँ से पूरी होती है और वो वहीं से ही कुपोषण शुरू हो जाता है। हमारी भारतीय महिलाओं में एनीमिया और अपनी सेहत पर ध्यान ना देना, प्रेगनेंसी में अपना ध्यान ना देना बहुत ही कॉमन है। फिर दूसरा, हमारी फैमिली साइज बड़ा होने की वजह से बड़ा बेबी है, छोटा, कोई मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, जैसे 2 प्रेगनेंसीज के बीच में गैप कम है, तो माँ बड़े बच्चे में लगी रहती है, छोटे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी नहीं ध्यान दे पाती, तो वहीं से ही कुपोषण शुरू हो जाता है। जी जी, इस बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार मैडम, नरेंद्र बोल रहा हूँ केनिया से। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गगन से। हाँ मैडम, सवाल ये है कि हमारा एक बच्चा है 5 साल का जी, और वो उसको जब रात को सोता है ना जी जी, तो मुंह से ना बाहर से गिरती है। क्या कुपोषण किसी चीज की कमी है? नरेंद्र जी, आप अपने सवाल दोबारा दोहराएंगे? हाँ मैडम, एक हमारा बच्चा लड़का है छोटा 5 साल का जी, वो जब रात को सोते पड़ते ना उसे मुंह से लार सी एक निकलती है। क्या लार निकलना कुपोषण का लक्षण नहीं है। कुपोषण के जो लक्षण है उसमें वजन जितनी उसकी उम्र के हिसाब से आम बच्चे का होना चाहिए, अगर उसके 50% से कम है तो वो उसका मतलब वो बच्चा कुपोषण में आता है। ऐसे ही हाइट अगर उस उम्र के हिसाब से जितनी उसकी होनी चाहिए, अगर वो उस कैटेगरी में 50 डिग्री से कम आता है, 50% से कम आता है, तो उसे हम कुपोषण बोलते हैं। जी नरेंद्र जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। हालांकि नरेंद्र जी जो सवाल पूछ रहे थे वो कुपोषण से संबंधित नहीं है। कुपोषण के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि हाइट उसकी और वजन के बारे में आप कह रहे थे कि जो उम्र है उसके हिसाब से हाइट में ग्रोथ नहीं होता या फिर वजन जितना जरूरी है वो नहीं होता। इसके अलावा और भी कई लक्षण होते हैं, वो क्या है? कुपोषण में क्या होता है, जब हम बच्चे की जो रिक्वायर्ड अमाउंट उसको एनर्जी या उसके जो प्रोटीन्स नहीं मिल पाता, खाना भोजन नहीं मिल पाता, तो उससे सारे ही शरीर पे असर पड़ता है। दिमाग से लेके और शरीर की फिजिकल ग्रोथ सारा कुछ ही कम हो जाता है। बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चे की हाइट कम होगी। फिर उसके अब हम शरीर पे आते हैं तो जैसे बालों का टेक्सचर खराब हो जाता है, बाल हल्के हो जाएंगे, बालों के अंदर कई बार डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, जैसे उसको फ्लैक्सिन बोलते हैं। बीच में हाइपर थोड़ा कहीं पे ज्यादा वो पिगमेंटेशन होगी, कहीं पे कम होगी। फिर स्किन हार्ड हो जाएगी,
सख्त हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। फिर उसके साथ कुपोषण के अंदर मल्टीविटामिन और मल्टी न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो आईज सारी बॉडी स्ट्रक्चर सब पे डिफेक्ट पड़ेगा। आईज की विजन्स कम हो जाएगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के साइंस होते हैं, बट वो आई साइट कम होने से पहले जैसे पहले सूखापन आएगा, फिर उसके अंदर कई बार स्पॉट्स आ जाते हैं, इवन अल्सरेशन भी हो सकती है। फिर उसके बाद हम मुंह की बात करें तो मुंह के अंदर कई बार गम्स के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, होठ फट सकते हैं, अंदर से यहाँ पे घाव हो जाते हैं। फिर बाकी चीज की बात करें, पेट फूल जाता है बच्चों में, कई बार बड़ी मोटी प्रोट्रूडेड एब्डोमेन जिसको बोलते हैं, पेट फूला हुआ होता है क्योंकि इलास्टिक निकल जाता है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि बहुत पतली हो जाती है, और जो एक नेचुरल टोन है, जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं। बच्चों के हाथ पैर बिल्कुल आपको पतले पतले दिखेंगे, उसमें बिल्कुल मतलब जो एक त्वचा के नीचे जो फैट होता है, सबक्यूटेनियस फैट, वो नहीं रहता, तो वो हो जाता है। डॉक्टर गगन, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कृष्ण कुमार नाम है जी मेरा, दीवान से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर गगन से। हाँ जी, ये सही है, हमारी 4 साल की लड़की है ना, उसकी हाइट बढ़ रही ना, इसका वेट बढ़ रहा। इससे छोटा लड़का मेरा 3 साल का, उसकी हाइट भी बढ़ गई, इसका वेट भी बढ़ा हुआ है। ये कितने साल का बच्चा है जी? 4 साल का बच्चा है जी मेरा। हाँ जी, देखो 4 साल की उम्र में अगर बच्चे की हाइट और वेट नहीं बढ़ रहा, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो खाना कितना खाता है, क्या खाता है। हमें खाने उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और बच्चों के क्योंकि पेट की कैपेसिटी कम होती है, तो उस कम मात्रा वाला खाने को ही खूब एनर्जी डेंसिटी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, उसको गाढ़ा करना पड़ेगा। हम बोलते हैं जैसे छोटे बच्चे को जब हम कुछ खाना देते हैं तो चम्मच में से जो स्पिल ना करे, जो गिरे ना, उतना गाढ़ा खाना होना ही चाहिए। अब उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे कि उसको डेली दाल दें। अगर आप अंडा ले सकते हैं तो वो अंडा भी दे सकते हैं उसको डेली। आप हफ्ते में कम से कम 2 बार राजमा या 2 बार चने, जो कि हमारे होम बेस्ड हम सारे इस्तेमाल करते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाएं। सोयाबीन की सब्जियां, हरी सब्जियां, इनकी मात्रा बढ़ाएं। जंक फूड या फिर बाहर की अगर बच्चा कुछ चीजें खाता है, उसको डिस्करेज करना है, उसको कम करना है। बच्चे के खाने को इंटरेस्टिंग बनाना है, बच्चे को हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहने देना है। जी, पौष्टिक आहार के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से खाना देना चाहिए, घर का खाना ज्यादा देना चाहिए। आजकल बच्चों की बात करें तो वो घर का खाना जो है कम और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो उन्हें किस तरह से खाना दिया जाए घर का, ताकि वो बाहर के खाने को मतलब ना खाएं और घर का खाना खाएं। हाँ। क्योंकि वो माँ बाप की भी बात नहीं मानते हैं। बिल्कुल, बच्चों में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बिकॉज बच्चों को टेस्ट के हिसाब से ही खाना खाते हैं, और सब बच्चों के अपने अपने टेस्ट वेरिएशंस होती हैं। तो जो बच्चा भी जो भी चीज लाइक करता है, हम उसी चीज को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर वो मीठा खाता है, हम हलवा या खीर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, घर में उनके बनाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी डेंस है, काफी ज्यादा। डॉक्टर गगन, हम इस बारे में बात करेंगे, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं विक्रम बोल रहा हूँ, हरियाणा से। जी विक्रम जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरा लड़का है 2 साल का जी, और उसका वजन नहीं बढ़ा सर, वो 10 केजी का है। मैं जी देखिए, ऐसा है, मैंने बताया था कि पहली बात तो यह कि अगर बच्चे की हम कहते हैं वजन नहीं बढ़ रहा, तो हमें उसकी उम्र के हिसाब से उसके वजन को कंपेयर करना है बाकी बच्चों के साथ। 2 साल की उम्र में अगर 11-12 किलो वजन नॉर्मल वजन होता है, तो 10 किलो वजन बहुत कम मात्रा में नहीं आता, तो वो कुपोषण में नहीं नहीं आता। मतलब हमें भी ये देखना है कि जो खाता है वो क्वालिटी फूड हो, अच्छा खाए, प्रोटीन ज्यादा खाए। ये जरूरी नहीं है कि उसका वजन ही कम होगा तभी मतलब उसको हमने कुछ इंप्रूव करना है। हाँ, हमने उसकी जो थोड़ी बहुत भी कमी है उसको भी पूरा करना है। उसके लिए हम उसकी प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। उसको मैंने जैसे बताया कि डेली दाल बनाएं, दालों की मात्रा बढ़ाएं। उसके बच्चे के खाने में हम राजमा, चने, सोयाबीन की सब्जी, हरी सब्जियां, इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि दाल वगैरह दें, कुछ बच्चों में व्हीट एलर्जी की भी समस्या देखने को मिलती है, तो हाँ। फिर उनको किस तरह से खाना दिया जाए ताकि उनको पौष्टिक आहार मिल सके? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इस बारे में पहले भी आंसर देना चाहता था। बेसिकली कुपोषण भी 2 कारण हो सकता है। या तो कोई एक इंट्रिंसिक अंदर से अंदरूनी कोई बीमारी हो,
वो भी एक कुपोषण का कारण हो सकता है। दूसरा न्यूट्रिशन, खाने पीने की हो सकती है। यूजली हमने जो देखा गया है कि 10% जो 10% चांसेस होते हैं वो कोई अंदरूनी बीमारी होने की वजह से हो सकते हैं, बाकी 80 to 90% जो केसेस होते हैं वो न्यूट्रिशन की वजह से हो सकते हैं। तो जो आप जैसे जिनको वीट एलर्जी होती है वो उन 10% केसेस में आता है जिसके अंदर कुपोषण होता है। इसलिए हम बोलते हैं जब भी ऐसा कोई बच्चा हो तो हम उसके एग्जामिन करते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, उसके मार्कर्स होते हैं, उससे हमें पता लगता है कि बच्चे में कोई अंदरूनी खराबी तो नहीं है। अगर अंदरूनी खराबी नहीं है तब उन्हें हम डाइटरी एडवाइस साथ में देते हैं, और अगर कोई अंदरूनी खराबी है तो उसको ठीक करते हैं। जैसे वीट एलर्जी है, वीट एलर्जी में क्या होगा, बच्चे का बिल्कुल जैसे हम 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर का खाना शुरू करते हैं तो बच्चे में उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने तक बच्चा मां का दूध पीता है तब तक उसे सिम्टम्स नहीं आते। जी जी डॉक्टर, जैसे आपने कहा है कि 6 महीने तक उसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, आपने कहा कि कुपोषण जो है मां के पेट से शुरू हो जाता है, तो बच्चे का ध्यान खाने का किस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि हर अलग अलग उम्र में अलग अलग डाइटरी प्लान्स होने चाहिए, तो किस तरह से प्लान किया जाए, उनके खाने का शेड्यूल किस तरह से बनाया जाए? ये चीज शुरू होती है जब मदर प्रेग्नेंट होती है। जब मदर प्रेग्नेंट होती है तभी से ही माँ को, क्योंकि एक अच्छा अगर एक बच्चा हेल्दी पैदा होगा तभी वो आगे जाके बीमारियां कम लगेंगी और वो कुपोषण का भी शिकार कम होगा। तभी से उसको अपना ध्यान रखना चाहिए, उसको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, आराम करना चाहिए। यूजली अगर वर्किंग मदर्स हैं या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो वो बच्चे यूजली वो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। फिर उसके बाद जब बर्थ होने के बाद हम बार बार बोलते हैं कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके अंदर हम कोई जन्म घूटी या कोई हम शहद चटाना कुछ भी नहीं देना, ऊपर तक पानी भी नहीं देना, 6 महीने तक सिर्फ मां का दूध पीना है, तो उसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद 6 से 8 महीने में हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऊपर का थोड़ा सा सेमी सॉलिड स्टार्ट करना होता है। तो भारत में पाया गया तकरीबन 1/3 बेबीज को ही हम वीनिंग स्टार्ट करते हैं, बाकी 2/3 बच्चों को हम वीनिंग जो सेमी सॉलिड फूड है वो 6 से 9 महीने में स्टार्ट ही नहीं होता। इवन हम अच्छी फैमिलीज में देखें वो भी नहीं स्टार्ट करते। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि बच्चे का खाना कब शुरू करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कितना अहम है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग ना दिया जाए तो बच्चा भी कुपोषण का शिकार हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बिल्कुल, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है इस कुपोषण को हटाने के लिए, कुपोषण को रोकने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम बार बार बोलते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव कंप्लीट ब्रेस्ट फीड देनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर हर वो चीज जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जो कि 6 महीने तक उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होती है। ये तो बात हो गई कि भाई जो बच्चा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है, लेकिन एक स्वस्थ माँ का भी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्भ में बच्चा पल रहा होता है और वहीं से बच्चा स्वस्थ जनता है। अगर वो स्वस्थ ना हो तो बाद में उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो अगर गर्भवती महिला है तो उसको अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ जन्म ले सके? गर्भवती महिला को होने के बाद अपने खाने पीने का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। किसी भी टाइप की कोई अगर तकलीफ है, इन्फेक्शन है, उसको प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर से बार बार मिलते रहना चाहिए। उसको हम एंटीनेटल चेकअप्स बोलते हैं, जो कि कंपलसरी बोलते हैं कि करवाना ही करवाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो तब भी माता को एक डॉक्टर के पास रेगुलर अपनी विजिट रखनी चाहिए। फिर उसके बाद जितनी माता को जैसे रेस्ट का बोलते हैं उसको रेस्ट करना चाहिए। गर्भ अवस्था में दोपहर में खाना खाने के बाद 2 घंटे का आराम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर, कुपोषण के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल कालका से पीडियाट्रिशियन डॉक्टर गगन सिंगला आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। हम बात कर रहे हैं कुपोषण के बारे में, और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर गगन, हम बात करें कुपोषण के बारे में, जैसे कि हमने बात की कि बच्चों को किस तरह से डाइट लेना चाहिए। अगर कोई बच्चा कुपोषण का शिकार है तो तब क्या करना चाहिए? क्या आप क्योंकि उसको अलग अलग तरह की समस्याएं हो जाती हैं, तो उसका इलाज आप किस तरह से करते हैं? कुपोषण जो है वो हमने डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम से हम करते हैं। वैसे तो इसको मेजर करने के कई सारे तरीके हैं, जो हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IEP के हिसाब से हमने इसको ग्रेड 1, 2, 3, 4 में रखा हुआ है। अगर 80% से ज्यादा उसका वेट उस उम्र के बच्चे के हिसाब से है तो वो हम उसको नॉर्मल मानते हैं। अगर वो 80% से कम 70% तक है तो ग्रेड 1, ऐसे ही 70 से 60, 60 से 50 और 50 से कम, जो 50 से कम बच्चे हैं उसको हम ग्रेड 4 में रखते हैं। तो जो ग्रेड 3, ग्रेड 4 के बच्चे हैं उनको अगर 3 और 4 में है तो उनको यूजुअली हम हॉस्पिटल में एडमिट करके ही एडवाइस देते हैं कि उनका
क्योंकि जो वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के बच्चे हैं उनको कुपोषण के साथ और भी इन्फेक्शंस होने का काफी डर रहता है, तो उन सबका ट्रीटमेंट अलग होता है। और जो अगर ग्रेड 1 या 2 में है तो उनको हम होम बेस्ड थेरेपी देते हैं, घर पे ही सलाह देते हैं। जी, टाइप्स के बारे में भी काफी कुछ सुना है कि कुपोषण के टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स क्या होते हैं? कुपोषण में मुख्य तौर पे 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक तो जिसमें सिर्फ कैलोरीज की कमी होती है और दूसरी जिसमें सिर्फ ज्यादातर प्रोटीन्स की कमी होती है। तो उनको हमने मेडिकल नाम दिया हुआ है क्वाशरकर, जिसमें प्रोटीन्स की कमी होती है, और जिनमें सिर्फ कैलोरीज की कमी होती है उनमें मैराथन्स बोलते हैं। हालांकि बच्चे नॉर्मली इन दोनों का मिक्सचर ही मिलते हैं। जी डॉक्टर, जैसे कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो अगर कई बार ऐसा होता है कि उसकी सीवियर हालत हो जाती है कुपोषण की वजह से, तो उनका इलाज आप किस तरह से करते हैं? क्योंकि कई बार आपने बोला है कि खून की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है, उनकी जान भी जा सकती है, तो फिर कितना लंबा इलाज चलता है? जो ग्रेड 4 के बच्चे हैं और जो कॉम्प्लिकेशन साथ होते हैं, तो उनमें जो मृत्यु या मोर्टेलिटी जिसे बोलते हैं, इट इज मोर देन 20% के आसपास मोर्टेलिटी मानी जाती है जो बच्चे ग्रेड 4 में विद कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो हम जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के बेबीज हैं जो जिनको एडमिट करते हैं उनको हमने फिर आगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब लाइक फेजेस में हम उसको ट्रीट करते हैं। फर्स्ट 2 डेज में हमारा टारगेट होता है जितनी भी उनके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाना या शुगर की कमी होनी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, इन्फेक्शंस या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, उसको कवर करते हैं। डे 3 से लेकर डे 7 तक हम उनको साथ साथ खाना शुरू कर देते हैं स्टार्टिंग फार्मूला के साथ, और उसके बाद उसको बिल्डअप कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो जो हम स्टार्टिंग करते हैं जो वो 3 से लेकर 7 डेज के बीच में उसको हम थोड़ी सी कम कैलोरीज और प्रोटीन्स में देते हैं, जिसको हम बढ़ा लेते हैं। जी जी डॉक्टर, जैसे कि आपने बोला कि कैलोरीज वगैरह किस तरह से देते हैं, कई बार ये देखा जाता है कि कुपोषण के जो शिकार बच्चे होते हैं वो मोटे भी बहुत होते हैं, जो ओवर ईटिंग करते हैं, उसमें भी कुपोषण की समस्या होती है। हाँ, वो बेसिकली दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, कुपोषण में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वाशरकर में भी अगर बच्चा प्रोटीन्स की कमी है तो वो मोटे बच्चे उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाता है। प्रोटीन्स की कम होने की वजह से बॉडी जो है वो वाटर को रिटेन कर लेती है, पानी को रिटेन कर लेती है, जिससे बच्चा देखने में तो फ्लफी लगता है बट वो एक्चुअल में उनमें प्रोटीन्स की कमी होती है। जी, तो उनको क्या करना चाहिए, उनका डाइट कैसा होना चाहिए? उनका भी हमने ग्रेडिंग की हुई है कि अगर वो उस ग्रेडिंग 3-4 में आते हैं तो हम उसको एडमिट करते हैं और उनको प्रोटीन्स, स्पेशली प्रोटीन्स ज्यादा देने की एडवाइस देते हैं और उनकी जो वो डाइट खा रहे हैं उसको इंप्रूव करने के लिए बोलते हैं। जी, कुपोषण से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हाँ, कुपोषण से बचने के कई सारे मेथड्स हैं। मैंने बताया कि नंबर 1 तो प्रेगनेंसी में हो गया, नंबर 2 ब्रेस्ट फीडिंग होगी, साथ में एक इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, वो भी एक कुपोषण को बचाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। बिकॉज इम्यूनाइजेशन करने से जो बहुत मेजर जो बीमारियां जो बच्चों को पकड़ लेती हैं उनसे काफी बचाव होता है। और वो बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो एक तो बच्चे की खुद का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी उसके यूज हो जाते हैं, ऊपर से बाहर से भी हम नहीं खाते हैं। कुछ हमारे सोशल फैक्टर्स, टैबूज ऐसे हैं, जैसे अगर दस्त लगे तो बच्चों को खाने को कम दो, ये तो ज्यादा करेगा, या ये ठंडा खाना है, ये गर्म खाना है, ये लीवर पे भारी है, तो ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। जो मिथ्स हैं उन्हें ये जानना जरूरी है लोगों में। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो घूम घूम कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं, हर थाली में बैठ जाते हैं, कभी कोई खा रहा हो कभी कोई खा रहा हो, तो एक बच्चे की जो स्केड्यूल होती है खाने की, जैसे वो 1 साल का बच्चा है तो उनको किस तरह से खिलाना चाहिए? हाँ, हम जो एडवाइस देते हैं, हम बोलते हैं कि अगर बच्चा 1 साल का हो गया है तो उसकी हमेशा से अलग प्लेट लगाई जाए, उसमें वो उसकी चपाती अलग रखी जाए और उसको उसमें से खिलाया जाए। बेशक बच्चा को घूम घूम के खा रहा है बट उसकी प्लेट में से वो चपाती का पीस लेना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगता है कि बच्चे ने कितना खाया है या नहीं खाया, उसको हमने फिर कितना वो बढ़ता जा रहा है। फिर जो वो खा रहा है उसको हमने एनर्जी डेंस बनाना है। जैसे अगर वो फुल्का खाना चाहता है या चपाती खा लेता है तो उसको उसकी जगह पे हम उसको परोंठी दे सकते हैं, जिसके अंदर भी घी लग जाएगा, ऊपर से भी घी लग जाएगा। अगर वो खिचड़ी खाएगा तो उसके अंदर हम उसके अंदर घी ऐड कर सकते हैं, खिचड़ी में बढ़ा सकते हैं, दही ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर वो सपोज बच्चे आमतौर पर कई बार ये जैसे मैगी इन चीजों के बड़े शौकीन होते हैं, सपोज करो कि बच्चा नहीं मानता है उसको मैगी देनी है तो उसमें हम खूब सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, उससे बच्चा इंटरेस्टिंग वे में उसको खा भी लेगा और उसको न्यूट्रिशियस डाइट भी मिल जाएगी।
ये तो बात हुई कि बच्चा जो खा रहा है, लेकिन जो बच्चा खाना ही नहीं चाहता उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, अगर बच्चा नहीं खाना चाह रहा है या नहीं ले रहा है तो हमें तो पहले उसका कारण देखना पड़ेगा। मैंने भी बताया कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसके सिर्फ 10% चांस है, पहले तो हम उसे रूल आउट कर लेते हैं। अगर उसके बाद हम देखते हैं कि वो कई बार क्या होता है, जैसे ब्रोकन फैमिलीज हैं, अगर कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तब भी बच्चे नहीं खाते हैं, या फिर बच्चे की अपनी भूख कम है तो उसमें क्या होता है कि कई बार कई चीजों की कमी होती है। अगर पैलर होगा, एनीमिया होगा, जैसे आपने बताया, आयरन की कमी होगी या कैल्शियम की कमी होगी या और चीजों की कमी होगी तो भी बच्चे की भूख मर जाती है। तो हम इन चीजों को इंप्रूव करते हैं, उसका आयरन ऐड करेंगे, मल्टी विटामिन ऐड करेंगे ताकि उसकी भूख बढ़ जाती है। जी, ये तो आपने कहा कि विटामिन वगैरह कैसे उनका ऐड करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खाते रहते हैं घूम के। खाना तो एक शेड्यूल हुआ कि हाँ नाश्ता हुआ, दोपहर का खाना हुआ, रात का भी हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। तो क्या उनके खाने की, जैसे बड़े लोग होते हैं कि 3 टाइम्स खाते हैं या फिर शाम को हल्का नाश्ता ले लिया, तो क्या बच्चों की भी शेड्यूल कुछ इस तरह से होनी चाहिए? नहीं, बच्चों का जो पेट का साइज हम बोलते हैं वो तकरीबन 3% ऑफ द बॉडी वेट बोलते हैं, यानी कि बच्चे का जो पेट है वो काफी स्मॉल होता है। तो उसको खाना हर 3-4 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद देना ही देना है। अगर कोई बच्चा 2 साल से ऊपर का है तो उसको 3 मेजर मील से काम नहीं चलेगा। उसको उसके साथ में बीच में 2 या 3 उसको अन्य खाने देने ही देने चाहिए बच्चों को। जी, ये तो खाना किस तरह से उनको खाना है, पर जो बच्चे हैं उनके ग्रोथ का टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं उनको खाने से रोकते हैं कि नहीं ये खाओगे तो मोटापा हो जाएगी, ये खाओ, काफी पाबंदी लगाते हैं। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं। हाँ। तो उन्हें क्या करना चाहिए? हमें ये समझना जरूरी है कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो एक बड़े आदमी से रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। बच्चों को हाइट भी बढ़ानी है, बच्चों ने वजन भी गेन करना है, तो इसलिए उनकी हर थोड़ी देर बाद उनको थोड़ा थोड़ा खाना देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत खा रहे हैं, बट जो खाना भी दे रहे हैं उसको भी हमने गुड क्वालिटी की देनी है। सपोज को अगर वो ऊपर का खाना खा रहे हैं, जैसे कि क्रैक्स हैं या इस टाइप की जो चीजें आप मार्केट में आ रही हैं, तो उसमें क्या कि वो उसको डिस्करेज करना है। अगर वो नमकीन खाना पसंद है उसको नमकीन दलिया बना दें घर में। अगर वो मीठा मांगता है तो उसको स्वीट्स ना दें, टॉफियां ना दें, मिठाइयां ना दें, उसको मीठे में हम दूध की बनी सेवियां, दूध से बना दलिया दे सकते हैं, जिससे कि उसकी मीठा और नमकीन के हिसाब से उसकी टेस्ट भी बेटर हो जाए, मतलब पूरा हो जाएगा और उसको गुड न्यूट्रिशन मिल जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दूध पीना बिल्कुल नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? ताकि मिल्क प्रोडक्ट्स तो उनके शरीर में जाना बेहद जरूरी है। हाँ। तो फिर क्या करना चाहिए? हम मिल्क प्रोडक्ट्स में हम अकेले दूध के साथ जैसे दही, पनीर, इन चीजों को ऐड कर लेते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप ठीक है, अगर आपकी दूध थोड़ा कम लेता है आप दही की मात्रा बढ़ा लीजिए, आप प्रोटीन पनीर की मात्रा बढ़ा लीजिए और दूध से चीजें बना दें। जैसे कि मैंने बताया ना कि दूध से बनी सेवियां या खीर, इस टाइप की चीजें बना दें ताकि बच्चा उसको ले ले, उसमें दूध भी उसके अंदर चला जाएगा। जी, डॉक्टर गगन, आप हमारे स्टूडियो में आए, कुपोषण की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की समस्या के बारे में हमारा कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यान में रखकर अब आप अपने बच्चों के खान पान और सेहत का खास ख्याल भी रखेंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।